हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी के सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, संपूर्ण सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको अप टू डेट कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपकी अप टू डेट तैयारी रहे कि मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है आजकल परीक्षा में और किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, हमने अपने 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। पहला अध्याय था हमारा बड़माला, दूसरा अध्याय था हमारा ब्राह्मचिन्ह, तीसरे अध्याय वाक्य रचना है, जिसकी प्रथम क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो आप वाक्य रचना की पहली क्लास को जरूर देखें। यदि आप पहली क्लास को नहीं देखते तो आपको वाक्य रचना के बारे में दूसरी क्लास में समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पहली क्लास को पहले जरूर देख लें। और जिन्होंने पहली क्लास को देख लिया है वो आज वाक्य रचना की दूसरी क्लास देखते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वाक्य रचना की क्लास 2 की तरफ और देखते हैं आज क्लास 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। वाक्य रचना अर्थ के आधार पर। वाक्य रचना अर्थ के आधार पर किसके आधार पर? हमने पहले वाक्य क्लास में क्या किया था? पहले क्लास में हमने वाक्य के बारे में पढ़ा था, उपवाक्य के बारे में पढ़ा था और वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ा था। तो वाक्य के भेद हमने 5 प्रकार से पढ़े थे: अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, शैली के आधार पर, क्रिया के आधार पर और आकृति के आधार पर। इन सब के हमने भेदों के बारे में जाना था, कितने कितने भेद होते हैं, किसके क्या क्या भेद होते हैं। तो आज हमारा पहला क्या भेद है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ये 8 प्रकार के होते थे, आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं हम आगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। नंबर 1 पहला है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में विधि या विधानवाचक वाक्य। विधि या विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का बोध होता है। क्या कहने का अर्थ है इनका? जिस वाक्य में क्रिया के करने, क्रिया या तो होगी या उसके होने का बोध होगा, उसे क्या कहा जाता है? उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। याद रखिए, जिन वाक्यों में क्रिया के करने का या होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से और समझ लेते हैं इसे क्लियरिटी के साथ। अजय पढ़ता है। अजय क्या करता है? अजय पढ़ता है। यहाँ पे अजय क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे क्रिया होने का काम हो रहा है, काम क्या है? पढ़ने का काम है। राम अपने घर जाता है। राम क्या कर रहा है? अपने घर जाने का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रिया के होने का बोध हो रहा है। वहां पे क्या होता है? विधि या विधानवाचक वाक्य उसे कहा जाता है। ठीक है। तो हमने अर्थ के आधार पर पहला अपने पढ़ लिया, विधि और विधानवाचक वाक्य किसे कहा जाता है? क्रिया के काम के होने का पता चलता है, वहां विधि या विधानवाचक वाक्य होता है। नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक मतलब निषेध, किसी चीज का निषेध होगा। यहाँ पर इस अर्थ से मतलब पता चल रहा है हमें, उसके शब्द के अर्थ से पता चल रहा है कि निषेध, किसी चीज का निषेध होगा। क्या होगा? जिन वाक्यों में किसी बात के होने का निषेध हो, किसी बात के निषेध कि वहां पर क्या हो रहा था? विधि में काम हो रहा था, यहाँ पर काम नहीं होगा, निषेध होगा, नकारात्मक होगा, उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं किसे? जिसमें किसी काम के निषेध होता है, किसी काम का कार्य नहीं होता है सफल, तो उसे क्या कहता है? निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मैं आज दफ्तर नहीं जाऊंगा। मैं आज दफ्तर नहीं जाऊंगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जैसे मैं हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ? आज दफ्तर नहीं जाऊंगा। यहाँ पे क्रिया नहीं हो रही है कंप्लीट, यहाँ पे क्रिया नहीं होगी। क्या होगा? यहाँ पे नहीं जाने का काम होगा, दफ्तर जाने का काम नहीं किया जाएगा। दूसरा है सुरेश खाना खा नहीं खाता है। सुरेश खाना नहीं खाता है। सुरेश यहाँ पे खाना खाने का काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? निषेधवाचक वाक्य। तो इस प्रकार से हमने अर्थ के आधार पर अपने 2 भेद जान लिए, विधि या विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य। नंबर 3 तक चलते हैं दोस्तों। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, जिन वाक्यों में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जहां पर क्या होगा? प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न किया जा रहा होगा, वहां पर कौन सा होता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। नोट है इसका, इंपॉर्टेंट नोट है, देख लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य जो समाप्त होगा, उसका अंतिम होगा उसका, तो क्या होगा? वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। वाक्य की पहचान आसानी से कर सकते हैं प्रश्नवाचक में हम। उसमें क्या होता है? वाक्य में प्रश्नवाचक प्रश्न किया जाएगा या उसका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के माध्यम समझ लेते हैं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? लास्ट में विराम, लास्ट में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो इस पर चल रहा है ये प्रश्नवाचक वाक्य है।
नंबर 2, तुम अपने घर कब जाओगे, तुम अपने घर कब जाओगे, यहाँ पे प्रश्न हो रहा है फिर से, और लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम अपने घर कब जाओगे, किसी से प्रश्न हो रहा है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो आपने इस प्रकार से क्या जान लिया, नंबर तीसरा कौन सा है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, प्रश्न जहां पे प्रश्न किया जाता है लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक मतलब इच्छा, किसी की इच्छा होगी, ठीक है। पढ़ते हैं इसे। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आशीर्वाद, कामना आदि का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। क्या होगा यहाँ पर, कोई इच्छा पूर्ण होगी या कोई आशीर्वाद मिलेगा या किसी की कामना की जाएगी, तो वहां पर क्या होता है, इच्छार्थक वाक्य होता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु करे, ये क्या है, कामना है, क्या है, कामना की जा रही है ईश्वर से, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु दे, दीर्घ आयु करे, यहाँ पे क्या है, इच्छार्थक वाक्य, ठीक है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इच्छा है, कामना की जा रही है, यहाँ पे ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कामना की जा रही है, तो ये हो गया इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य में इच्छा होगी, आशीर्वाद हो या कामना का भेद हो, बोध हो, वहां पर तो क्या आता है, इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। संदेह या संभावनार्थक वाक्य, संदेह हो या संभावना हो, संदेह हो या संभावना व्यक्त हो तो उसका आता है संदेह संभावनार्थ वाक्य। जैसे देख लेते हैं, जिन वाक्यों में किसी बात या काम के पूर्ण होने की संभावना या संदेह प्रकट हो, जिन वाक्यों में किसी बात, कोई भी बात हो या काम के पूर्ण होने की संभावना, काम क्या हो रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा है, उसकी संभावना या संदेह प्रकट होगा, तो वहां पर संदेह या संभावनार्थक वाक्य कहलाता है। वो क्या होता है, काम पूर्ण नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, इसकी संभावना होती है काम के किसी होने की, या संदेह प्रकट होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसे। शायद आज वर्षा हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, संभावना, वर्षा होगी ये कंफर्म नहीं है, शायद आज वर्षा हो, ऐसा मौसम बन रहा है कि शायद आज वर्षा हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, संभावना प्रकट हो रही है, तो यह क्या हो गया, संदेह या संभावनार्थक वाक्य। संभवतः वह सुधर जाए, कोई आदमी बिगड़ा हुआ है तो क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही, संभवतः हो सकता है कि वह सुधर जाए, कंफर्म नहीं है यहाँ पे, संभवता क्या है, वह सुधर जाए, क्या हो रहा है, यहाँ पे संदेह प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने 5 भेद जान लिए अपने अर्थ के आधार पर। नंबर 6 है आज्ञार्थक वाक्य। क्या होगा यहाँ पर, आज्ञा दी जाएगी। अब देख लेते हैं, आज्ञार्थक शब्द से पता चल रहा है हमें आज्ञा देने का काम किया जा रहा होगा, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति को कोई काम करने की आज्ञा दी जाए, कहने का क्या मतलब है, कोई व्यक्ति है उसे काम करने की आज्ञा दी जा रही है, वहां पर क्या होता है, आज्ञार्थक वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है, काम करने की जहां पर आज्ञा दी जाएगी वहां पर आज्ञार्थक वाक्य होगा। कौन कौन सा उदाहरण देख लेते हैं। तुम वहां जाओ, किसी को क्या कह रहा है, आज्ञा दी जा रही है कि तुम वहां जाओ, आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम वहां जाओ। अपना काम करो, किसी को, किसी मास्टर, किसी शिक्षक के द्वारा या किसी अपने पेरेंट्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा क्या कहा जा रहा है, अपना काम करो, क्या दे रहा है, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, तुम अपना काम करो, तो आज्ञार्थक वाक्य में आज्ञा दी जाएगी, वहां पर क्या होगा, आज्ञार्थक वाक्य। इस प्रकार से हमने अर्थ के आधार पर 6 भेदों को जान लिया और जानते हैं अपना 7वां भेद, शर्त सूचक या संकेतार्थक वाक्य। शर्त सूचक या संकेतार्थक वाक्य मतलब शर्त होगी या संकेत, संकेत दिया जाएगा। क्या होता है, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उसे शर्त सूचक या संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। क्या कह रही है, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना, एक क्रिया होगी, उसका क्या होगा, दूसरी क्रिया पर वो आश्रित होगी, निर्भर होगी, तो वहां पर क्या होगा, शर्त सूचक, शर्त होगी यहाँ पे कि दूसरी क्रिया जब तक नहीं होगी वहां पर वाक्य कंप्लीट नहीं होगा, इसे कहा जाता है शर्त सूचक या संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। क्या हो रहा है, यदि परिश्रम करोगे, यहाँ पे एक क्रिया क्या, यदि परिश्रम करोगे, अगर आप परिश्रम करेंगे तभी सफल होंगे, दूसरी क्रिया के निर्भर है ना, अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो आप सफल भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से क्या कहा जा रहा है, यदि परिश्रम करोगे, ये क्या डिपेंडेड है दूसरे वाक्य पर, तो सफल होंगे, ये क्या दूसरी क्रिया है। यदि रमेश आएगा तो मुकेश जाएगा, यदि रमेश आएगा, पहले रमेश को आना होगा तभी मुकेश जाएगा, ये क्या है, यहाँ पर दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो सरसूचक के संकेतार्थ वाक्य का अर्थ क्या होता है, जब एक वाक्य दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है तो वहां पर शर्त सूचक या संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। नंबर 8, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों में घृणा, शोक, दुख, सुख, क्रोध या विस्मय का भाव हो से विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, मन के विकार हमने विराम चिन्ह में पढ़े थे। जिन वाक्यों में घृणा हो, शौक हो, दुख हो, सुख हो, क्रोध हो या विस्मय का भाव हो, वहां पर विस्मयादि चिन्ह का या विस्मयादि वाक्य कहलाता है। नोट,
विस्मयादि बोधक वाक्य में हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक वाक्य को पहचानने की सबसे आसान तरीका क्या है? उसमें प्रश्न, उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह हमेशा लगा रहता है। ठीक है, और क्या होता है? उससे प्रकट होता है अर्थ शोक का, घृणा का, दुख का, सुख का, क्रोध का। इसका उदाहरण से समझते हैं हम आगे। आहा कितना सुंदर मौसम है, क्या है? प्रसन्नता हो रही है, किसी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, उसे देख के क्या हो रहा है? मन आदमी का प्रसन्न हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है आहा कितना सुंदर मौसम है। आहा के बाद क्या लगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा, इसलिए इस वाक्य को आसानी से बता सकते हैं कि ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। नंबर 2, हाय मैं गरीब मारा गया। हाय, ये क्या हो रहा है? शोक, शोक व्यक्त किया रहा है। हाय मैं गरीब मारा गया। हाय के बाद क्या लग रहा है? यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ कि मैं गरीब मारा गया। ये क्या है? शोक को प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने विस्मयादि वाक्य को जाना। तो अर्थ के आधार पर हमने 8 भेदों को जान लिया अपना, कि कौन कौन से भेद होते हैं, उनके उदाहरण जाने, उनकी परिभाषाएं जानी। अगर इससे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इससे बाहर कोई भी आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए जो अर्थ है उसका, जो वाक्य के अर्थ के भेद है, उसका जो शब्द है उसी से पता चल रहा है। जैसे विस्मयादि बोध मतलब विस्मय हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्मय हो रहा है। संकेत आते संकेत दिया जा रहा है। आज्ञा माने आज्ञा दी जा रही है। निषेध माने किसी कार्य का कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। इन अर्थ, इनसे पता चल रहा है कि वाक्य क्या कहना चाहता है, वाक्य को किस प्रकार से पहचान करनी है। तो ठीक है, हमने अर्थ के आधार पर अपने वाक्य के भेदों को जान लिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे। वाक्य रचना, इसका दूसरा क्या था? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। दूसरा भेद क्या था? रचना के आधार पर। कितने होते थे? 3 होते थे। अब उनको जान लेते हैं वन बाई वन करके। पहला है हमारा साधारण या सरल वाक्य। कैसा? साधारण या सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है? कर्ता, एक विधेय, विधेय क्या होता है? क्रिया, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे स्पष्ट हो रहा है साधारण या सरल वाक्य से क्या होता है? सबसे साधारण। तो कहने का क्या मतलब है? जिन वाक्यों में, यहाँ पे अथवा के साथ देखिए एक परिभाषा और दी गई है आपको, आसान परिभाषा। जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। केवल एक ही मुख्य क्रिया होगी, वहां पे क्या होगा? साधारण या सरल वाक्य होगा। कहने का क्या मतलब है? जिन वाक्य में एक उद्देश्य, एक कर्ता हो और एक क्रिया होगी, वह साधारण या सरल वाक्य होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है। उदाहरण, अभय पढ़ता है। अभय क्या करता है? पढ़ता है। अभय क्या, इस वाक्य में क्या? एक उद्देश्य, एक करता है। कौन है? अभय है। विधेय क्या है? क्रिया क्या है? पढ़ने क्या है? पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया। अभय क्या करता है? पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? साधारण या सरल वाक्य है। जहां पर एक क्रिया हो और एक करता हो, वहां पर साधारण या सरल वाक्य होता है। दूसरा उदाहरण, सुनील देखता है, सुनील खेलता है। यहाँ पे क्या है? सुनील एक उद्देश्य है, करता है, और एक विधेय है, एक मुख्य क्रिया क्या है? खेलता है। सुनील क्या करता है? खेलता है। तो इन वाक्यों में क्या? एक करता है और एक मुख्य क्रिया है। तो वहां पर साधारण या सरल वाक्य होता है। जहां पर एक मुख्य क्रिया हो और एक उद्देश्य या करता हो, वहां पर साधारण या सरल वाक्य होता है। कितने हमने आपको कितने अच्छी तरीके से आपको समझाया है हमने उदाहरण के माध्यम से। देखिए अलग अलग व्यक्त किया है, प्रकट किया है कि देखिए आप डैश वाइज, देखिए सिंबल वाइज बना दिया है हमने कि आप इससे समझ पाए कि कौन सा पार्ट इसमें विधेय होता है और कौन सा पार्ट उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वाक्य को पहचान सकते हैं। इसके अगले चलते हैं। नंबर 2 है संयुक्त वाक्य। संयुक्त, संयुक्त से पता चल रहा है संयुक्त। कहीं पे क्या होगा? संयुक्त मतलब जुड़ाव का काम हो रहा होगा। संयुक्त के अर्थ, संयुक्त का अर्थ कहता है जुड़ाव या जोड़ना। इसको जान लेते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य परस्पर जुड़े होते हैं, कहने का क्या आता है? दो वाक्य होंगे, कौन से होंगे? वो सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या आता है? एक उद्देश्य और एक कर्ता, एक उद्देश्य एक क्रिया, दो और दोनों ही प्रधान वाक्य होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कहने का क्या मतलब है? संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है? जहां पर दो या दो से अधिक वाक्य, सरल वाक्य, साधारण वाक्य जुड़ेंगे और दोनों ही क्या होंगे? प्रधान वाक्य, मतलब मुख्य वाक्य होंगे, जिनमें दोनों वाक्यों की प्रधानता होगी, दोनों वाक्य हमारे महत्वपूर्ण होंगे, वहां पर संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसका महत्वपूर्ण नोट है, संयुक्त वाक्य किंतु, और, तथा, इसलिए, अन्यथा, लेकिन, वरन, एवं, या, अथवा, परंतु, चाहे, अतः, पर, किंतु, सो आदि शब्दों के द्वारा परस्पर जुड़ते हैं। क्या करते हैं? आदि शब्दों के द्वारा परस्पर जुड़ते हैं। जहां पर ये शब्द का प्रयोग हो, आप समझ जाइए जहां पर वाक्य को जोड़ने का काम किया जा रहा है इन शब्दों के द्वारा, तो आप समझ जाइए वहां पर संयुक्त वाक्य कौन कौन से? किंतु, और, तथा, इसलिए, अन्यथा, लेकिन, वरन, एवं, या, अथवा, परंतु, चाहे, अतः, पर, किंतु, सो। इन शब्दों को याद कर लीजिए, रट लीजिए। जहां पर संयुक्त वाक्य की पहचान करनी हो, आप सबसे पहले वाक्य को पहचानिए। उसमें दो वाक्य हैं, सरल वाक्य हैं, उनको किन शब्दों के द्वारा से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझने से
समय बहुत खराब है। समय क्या है? बहुत खराब है, इसलिए देखकर चलना चाहिए। क्या यहाँ पे दो वाक्य नहीं है, दो सरल वाक्य हैं। पहला कौन सा वाक्य है? समय बहुत खराब है, एक वाक्य कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे अव्यय चिन्ह लगा हुआ है, ये जो वाक्य को जोड़ने का प्रयोग कर रहा है, इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया। अपने ऊपर पढ़ा था अभी हमने, इसलिए शब्द हमारा ऊपर है। देखकर चलना चाहिए, समय बहुत खराब है इसलिए देखकर चलना चाहिए। यहाँ पर क्या, इसलिए यहाँ पर क्या, संयुक्त वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। नंबर 2, मैं आगे चला गया। एक वाक्य समाप्त हो गया, सरल वाक्य है। मैं आगे चला गया, एक ही क्रिया है, एक ही करता है। और क्या है यहाँ पर? अवयव शब्द वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। श्याम पीछे रह गया, दूसरा वाक्य क्या है? श्याम पीछे रह गया। यहाँ पे भी एक क्रिया है, एक करता है, एक ही यहाँ पर क्या है? एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय है। तो पता चलता है जहां पर दो सरल वाक्य जुड़ते हैं और इन शब्दों के माध्यम से जुड़ते हैं तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने संयुक्त वाक्यों को जान लिया। हमने रचना के आधार पर अपना पहला था सरल या साधारण वाक्य, दूसरा था संयुक्त वाक्य, और तीसरा पढ़ते हैं आगे जटिल या मिश्र वाक्य। जटिल या मिश्र वाक्य, जटिल से पता चल रहा है पेचीदा। जटिल क्या होता है? पेचीदा, कठिन। मिश्र क्या होता है? मिश्रण। अब देखते हैं, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, जिन वाक्यों में एक प्रधान, एक मुख्य उपवाक्य हो। उपवाक्यों को भी जान, उपवाक्य हमने जाना था क्या, जिसमें वाक्य के दो अंग होते थे, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। और शेष उपवाक्य उस पर आश्रित हो। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य, एक मुख्य उपवाक्य और शेष उपवाक्य उस पर क्या हो? डिपेंडेंट हो, आश्रित हो, उसके बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता, उन्हें जटिल या मिश्र वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें जटिल या मिश्र वाक्य कहा जाता है। इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा। देखते हैं इसका नोट नंबर 1। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है। क्या होता है? एक मुख्य वाक्य होता है, मुख्य उपवाक्य होता है, और शेष एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, मतलब दो भी हो सकते हैं। अधिक संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, विशेषण क्रिया विशेषण उपवाक्य आदि होते हैं। कहने का क्या मतलब है? मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है, और शेष एक से अधिक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकती हैं। जिसमें कौन कौन से वाक्य होंगे? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य आदि होते हैं। तीन प्रकार के उपवाक्य हमारे जुड़े होते हैं प्रधान वाक्य के साथ। नंबर 2 नोट, मिश्र वाक्य की जो, जिसे, जिसने, वह, ऐसा, तो, यदि, तो, उसे, जब, तब, जहां, यद्यपि, तथापि, तक, क्योंकि, इसलिए, कि, जो, वह, ज्यों आदि अवयव शब्दों के द्वारा परस्पर जुड़ते हैं। क्या करते हैं? मिश्र वाक्य इन शब्दों के द्वारा जुड़ते हैं। अगर इन शब्दों का आप याद कर लें, देख लें, काफी सारे शब्द आप देख लेंगे संयुक्त वाक्य जैसे होंगे, तो यहाँ पर कंफ्यूजन आपको पैदा हो रहा होगा। पर इस कंफ्यूजन के लिए आप क्या करेंगे? हम हमने आगे पढ़ाया है, आपको अब दिखाई देंगे, आगे पढ़ाएंगे आपको संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य में कहाँ कहाँ किन शब्दों का प्रयोग होता है, किस जगह क्या आता है, जिससे जटिल या मिश्र वाक्य को आसानी से पहचाना जा सके। ठीक है। उदाहरण के माध्यम समझते हैं। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मालिक ने क्या कहा? मालिक ने कहा, एक वाक्य हो गया कि कल छुट्टी रहेगी। दूसरा वाक्य इस पर आश्रित है। क्या है? दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित है कि कल छुट्टी रहेगी। पहला वाक्य क्या है? मुख्य उपवाक्य। क्यों है मुख्य उपवाक्य? क्योंकि मालिक यहाँ पे क्या है? मेन उस वाक्य का पार्ट है। अगर यहाँ पे मालिक ने कहा, इसे अगर मालिक को हटा दे तो ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, किसने कहा? कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो मालिक क्या है? यहाँ पे मुख्य उपवाक्य का पार्ट है। मालिक ने कहा, ये मुख्य उपवाक्य की क्या है? की अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द कौन सा था? की से क्या कर रहा है? वाक्य को जोड़ा जा रहा है। कल छुट्टी रहेगी क्या कह रहे हैं? आश्रित उपवाक्य है। किस पर? पहले उपवाक्य पर। कल छुट्टी रहेगी, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। तो जटिल या मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है। ठीक है। आप समझे होंगे जटिल या मिश्र वाक्य। इसके आगे देखते हैं आश्रित उपवाक्य। आपको नहीं पता है आश्रित उपवाक्य क्या होता है? हमने आश्रित वाक्य, आश्रित उपवाक्य तो हम इस तरह से चिल्लाए जा रहे हैं, पर आश्रित उपवाक्य के बारे में नहीं समझाया। तो आप आश्रित उपवाक्य के बारे में आपको जानते हैं। वाक्य का वह भाग जो वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो। कहने का क्या अर्थ है? वाक्य का वह पार्ट, वह भाग, वह उसका पार्ट, मुख्य उदाहरण मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो। जो मुख्य उपवाक्य कौन सा था अभी? मालिक ने कहा। मालिक क्या थे? उपवाक्य थे, मुख्य उपवाक्य, और आश्रित हो, उसे आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। ठीक है। वाक्य का वह भाग जो मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो, उसे आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? उपवाक्य आपसे पूछ सकता है प्रश्न, उपवाक्य कितने प्रकार होते हैं? उपवाक्य के तीन प्रकार होते हैं। आप ही पीछे पढ़ा था हमने, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जब तक आप इसे नहीं जानेंगे आपको मिश्रित या जटिल वाक्य की क्लैरिटी नहीं होगी, इसलिए आपको जानना ये बहुत जरूरी है।
नंबर 1 है संज्ञा उपवाक्य। कौन सा? संज्ञा उपवाक्य। जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य, जो मुख्य उपवाक्य होता है उसका आश्रित जो उपवाक्य होता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है, किसी संज्ञा के स्थान पर आएगा या सर्वनाम के स्थान पर आएगा तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। पहचान देख लेते हैं इसकी। इसकी पहचान को आप रट लीजिए, कितनी आसान सी पहचान है। संज्ञा उपवाक्यों के पहले की लगा रहता है। क्या लगा रहता है? की चिन्ह लगा रहता है। आप याद रखिए, जटिल या मिश्र वाक्य पहचानना है या संज्ञा उपवाक्य पहचानना है तो की शब्द लगा होगा। किससे? संज्ञा उपवाक्यों के पहले। उदाहरण के माध्यम समझते हैं। गा, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो। अहिंसा क्या लगा हुआ है? अवयव शब्द लगा हुआ है ना। संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य से पहले क्या किया है? क्या लगा हुआ है? कि अपव्यय शब्द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अव्यय शब्द लगा हुआ है संज्ञा उपवाक्य से पहले कि अहिंसा का पालन करो। गांधी जी ने कहा क्या? गांधी जी ने क्या कहा? ये क्या है? मुख्य उपवाक्य। दूसरा क्या है? संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के ऊपर डिपेंडेड है और बीच में क्या? अव्यय शब्द क्यों लगा हुआ है। तो संज्ञा उपवाक्य को पहचानना हो तो आपको क्या करना है? संज्ञा उपवाक्य में उपवाक्य से पहले हमेशा की शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होगा? हमारा संज्ञा उपवाक्य। इससे अच्छा तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा पूरे यूट्यूब पर। आप देख लीजिए हमारी क्लास और उनकी क्लास में डिफरेंस करके कितने साधारण तरीके से हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया है। 1 बाय 1 करके अलग अलग पार्ट बनाए हैं हमने। आपको तीर के निशान के माध्यम से आपको पूरा लाइन खींचकर, रेखा खींचकर उसके नीचे ब्रैकेट बना के समझाया कि ये पार्ट आपका संज्ञा उपवाक्य है, ये अव्यय पद है, ये आपका मुख्य उपवाक्य है। ठीक है, तो हमने संज्ञा उपवाक्य को जान लिया। अब जानते हैं नंबर 2 विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य ऐसे आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। क्या करते हैं? आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की क्या करेंगे? किसी संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताएंगे। जैसे काला घोड़ा। काला क्या है? घोड़ा क्या है? यहाँ पर घोड़ा क्या? संज्ञा शब्द है। संज्ञा की क्यों विशेषता बता रहा है? काला। काला क्या है? घोड़ा है। काला क्या कर रहा है? घोड़ा की विशेषता बता रहा है। जिन उपवाक्यों, पहचान है इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन उपवाक्यों से पहले जो, जैसा, जितना, जिसका, जिसकी, जिनको, जिसके, जिन उपवाक्यों से पहले, संज्ञा में भी यही था, जिन संज्ञा उपवाक्यों से पहले की शब्द का प्रयोग किया जाता था तो वहां पर संज्ञा उपवाक्य होता था। जिन उपवाक्यों से पहले जो, जैसा, जितना, जिसका, जिसकी, जिनको, जिसके आदि शब्द लगे रहते हैं विशेषण उपवाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जहां पर जो, जैसा, जितना, जिसका, जिसकी, जिनको, जिसके जैसे शब्द लगे रहेंगे वहां पर क्या होगा? विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। इसकी क्या पहचान है? उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वे खिलाड़ी कहाँ हैं? वे खिलाड़ी कहाँ हैं जिनको आप बुलाए थे? आप बुलाए थे। वे खिलाड़ी कहाँ, ये क्या है? एक मुख्य उपवाक्य है। जिनको आप बुलाए थे, जिनको शब्द का प्रयोग हो गया ना यहाँ पर। आप बुलाए थे, जिनको आप बुलाए थे, क्या है? विशेषण उपवाक्य। क्या हो रहा है? विशेषण उपवाक्य से पहले क्या हो रहा है? जिनको शब्द का प्रयोग हो गया। ठीक है, वह खिलाड़ी कहाँ है जिनको आप बुलाए थे, ये क्या है? विशेषण उपवाक्य है। क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ियों की विशेषता बताई जा रही है कि आप उन्हें बुलाए थे। आप उन्हें बुलाए थे, विशेष खिलाड़ी कहाँ है? तो क्या हो गया? ये विशेषण उपवाक्य। नंबर 3 है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। नंबर 3 है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब आश्रित उपवाक्य के, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है। क्या करता है? आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया, किसी काम की करने की क्रिया की विशेषता बतलाता है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। शब्द से पता चल रहा है क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताएगा, इसलिए क्या होगा वहां पर संज्ञा, वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। पहचान, जिन उपवाक्यों से पहले, जिन उपवाक्यों से पहले जब, तब, जहां, यद्यपि, ज्यों, जिधर आदि शब्द लगे रहते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जहां पर उपवाक्यों से पहले क्या होगा? जब, तब, जहां, यद्यपि, ज्यों, जिधर आदि शब्द लगे रहते हैं वह क्रिया विशेषण उपवाक्य सब वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब सुबह हुई, जब सुबह हुई तब हमने खेलने गए। जब सुबह हुई क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या है? जब सुबह हुई
तब हम खेलने गए। क्या है आश्रित उपवाक्य, क्या है आश्रित उपवाक्य, क्या हो रहा है यहाँ पर, तब शब्द से जुड़ा हुआ है ना वाक्य, इसलिए क्या है यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या है क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब सुबह हुई तभी हम खेलने गए, क्या है तब हम खेलने गए, ये क्या है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अपने क्रिया विशेषण उपवाक्य भी जान लिया। तो मिश्रित या जटिल वाक्य के हमको जानने के लिए इन तीनों पार्टों को पता होना बहुत जरूरी है। कौन से, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब तक इसको नहीं पता होगा हम मिश्रित या जटिल या मिश्र वाक्यों को नहीं पहचान सकते। साधारण या सरल वाक्य, साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और और यहाँ पर क्या था लास्ट वाला अपना जटिल या मिश्र वाक्य। ये क्या है रचना के आधार पर अर्थ वाक्य के तीन भेद होते हैं हमने। तो इस प्रकार से दोस्तों आज क्या किया हमने अपने दो भेदों को कवर किया, वाक्य के कौन कौन से, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। वाक्यों का क्या क्या हमने वर्णन किया, इनके बारे में जानना एग्जाम्पल के सहित, बहुत सरल तरीके से जाना एग्जाम्पल के साथ कि इसमें कौन सा वाक्य मुख्य है, उपवाक्य है, अव्यय शब्द कौन से जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या करता है एक एग्जाम्पल के थ्रू जब हम जानते हैं तो हमें आसानी होती है उस शब्द की डेफिनेशन याद करने में, उस वाक्य को पहचानने में। क्योंकि आपसे परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वाक्य के उस भेदों से, आपको अर्थ के आधार पर और रचना के आधार से ही पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। क्योंकि शैली के आधार पर, क्रिया के आधार पर, आकृति के आधार पर बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी हम उन्हें कवर करेंगे क्योंकि कभी कभी उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिन्हें क्या करेंगे तीनों पार्ट को अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। क्योंकि तीनों के दो दो भेद है, 6 भेद हमें टोटल कवर करने हैं। तो क्लास 3 के साथ हमारी वाक्य रचना का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे वाक्य रचना की प्रैक्टिस क्लास 1 करेंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो प्रैक्टिस क्लास 2 भी करेंगे। इसमें क्या करते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हल करते हैं या आयोग किस प्रकार से प्रश्नों को बना सकता है, उन प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, वाक्य रचना क्लास 2 में अपने आज जानना कि अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का वर्णन, जिसमें हमने अर्थ के आधार पर पढ़ा पहले, इसके बाद हमने रचना के आधार पर जाना। तो ठीक है दोस्तों, आप इस क्लास को जरूर देखें और हमारे टेलीग्राम को चैनल को जरूर फॉलो करें, जिसका पीडीएफ अभी इस वाक्य रचना क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर थोड़ी देर बाद उपलब्ध हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को वहां से फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने वाक्य रचना की क्लास 2 कंप्लीट कर ली है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में वाक्य रचना की क्लास 3 में, जिसमें हम वाक्य रचना के जो 3 भेद बचे हुए हैं, क्रिया के आधार पर, आकृति के आधार पर, शैली के आधार पर, उनके भेदों को जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।